अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 125 बेहोशी की हालत। लैला के मुंह से घबराहट के मारे कुछ निकल ही नहीं रहा था। मेट ने खबर ही कुछ ऐसी सुनाई थी। पाहूजा साहब अपने कमरे में काफी देर से बेहोश पड़े हुए थे। ये वो खबर थी जिसने लैला का दिमाग कुछ देर के लिए सुन्न कर रखा था। उधर से लगातार मेट की आवाज आ रही थी। लैला मैम, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? दूसरी तरफ से आ रही मेट की लगातार पुकार ने उसे संभलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसने जल्दी से पूछा, हाँ मैं सुन रही हूँ। कहाँ लेकर गए हैं सर को? मेट ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताया, जिसे लैला ने पास ही रखे पेपर और पेन से नोट कर लिया। फिर उसने अगले ही पल कॉल कट करते हुए मारिया को आवाज लगाई। मारिया, पाहूजा सर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये खबर सुनकर मारिया भी घबराई हुई सी किचन से बाहर निकल आई। क्या हुआ उन्हें? मैं भी साथ चलूं? उसने एप्रन में लगे डस्टर से अपने गीले हाथ पोंछते हुए जल्दी से कहा। लेकिन लैला ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं मैं जाती हूँ बस। वैसे भी वहाँ हॉस्पिटल में ज्यादा लोग तो अलाउ नहीं करेंगे वो लोग। कहते हुए उसने अपने खोले हुए बालों में रबर बैंड फंसाया और कुछ जरूरी सामान लेकर निकल गई। लैला सड़क पर आई तो उसे इस वक्त हॉस्पिटल जाने के लिए एक भी ऑटो या टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। उस पर से तेज चलने वाली हवाएं भी एक अजीब सी उलझन पैदा कर रही थी। मौसम का ये अंदाज देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे कि धूल भरी आंधी आने वाली हो। वो बुरी तरह से परेशान भागती दौड़ती कभी इस पार आती कभी उस पार जाती, हर आने जाने वाली ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हॉस्पिटल वाले रूट पर जाने के लिए कोई भी ऑटो वाला तैयार ही नहीं हो रहा था। लैला को वहीं पर इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। उसे लगने लगा था कि जैसे अब उसे वापस घर ही लौट जाना पड़ेगा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके आधे चेहरे को कवर कर रहे स्कार्फ को उड़ाकर कंधे पर ले आया। लैला ने आंखों को मीचे हुए तेजी से अपना स्कार्फ वापस लपेटा और एक तरफ को हो गई, क्योंकि अब धूल भरी आंधी की वजह से कुछ भी दिखना बंद हो गया था। अभी वो वापस अपने फ्लैट की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी एक बाइक उसके ठीक सामने आकर रुकी। लैला ने घबराकर मूंदी मूंदी आंखें हल्की सी खोली तो चौंक गई। सामने और कोई नहीं बल्कि वही अभिषेक था जो एक दफा जबरदस्ती उसके फ्लैट में घुसने की कोशिश किए जा रहा था। उसने बाइक रोकते ही लैला का नाम पुकारते हुए कहा, लैला मैम, ये आप ही है ना? मैं पहचान गया आपको। लैला ने स्कार्फ को अपने चेहरे के गिर्द और भी अच्छे से लपेट लिया। एक पल को वो घबरा सी गई कि कहीं वो यहाँ सड़क पर फिर से कोई तमाशा न खड़ा कर दे। लेकिन उसने बाइक पर बैठे हुए ही कहा, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ मैम, आपको कहीं जाना है? लैला ने इनकार में गर्दन हिलाते हुए जल्दी से कहा, नहीं तो। तब अभिषेक ने अपना हेलमेट उतारते हुए कहा, मैं मानता हूँ मैम कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है आपकी नजर में, लेकिन जिस तरह से आपको मैं ऑटो रोकने की कोशिश करते हुए देख चुका हूँ, अब उसके बाद तो मैं ये समझ ही गया हूँ कि आपको अर्जेंटली कहीं जाना है। इसीलिए आइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन लैला अपनी जगह से हिली भी नहीं। आंधी और तेज होती जा रही थी। लैला ने आसपास नजरें दौड़ाई और एक इरादा किया कि वापस अपने फ्लैट की तरफ चली जाए। लेकिन अगले ही पल उसे एक डर सता गया कि कहीं अभिषेक फिर से उसका फ्लैट देखकर उसका पीछा न शुरू कर दे। अब तो वो कबीर से भी कोई मदद नहीं मांग सकती थी। तब तक अभिषेक ने अपनी बाइक से उतरते हुए कहा, देखिए मैम, आंधी और तेज होने वाली है। अगर आपको कहीं जाना है तो बगैर किसी डर के मेरे साथ चल सकती हैं। अभिषेक का इतना कहना था कि तभी लैला ने अपनी आंखों पर हाथ रखकर उसकी नजरों में झांका। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर लैला ने जैसे एक पल में ही फैसला ले लिया। अमरावती हॉस्पिटल कहकर अभिषेक को पूरा एड्रेस समझाया और उसके पीछे बाइक पर आ बैठी। लैला का दिल हालांकि अब भी दहशत में था, लेकिन उसे ये जरूर लगा कि उसे सुजॉय के साथ होना चाहिए। अगर ये सब सुबह वाली बात का असर था तो इसकी जिम्मेदारी तो सीधे सीधे लैला पर ही आती थी। बस
यही सब सोचकर वो अभिषेक के साथ हॉस्पिटल जाने पर राजी हो गई। हालांकि उसका दिल रह रहकर अब भी किसी अनजाने डर से अब भी लरस रहा था, लेकिन अभिषेक ने रास्ते भर किसी भी तरह की बात किए बगैर उसे सीधे हॉस्पिटल ला छोड़ा। उतरते वक्त लैला ने उसे थैंक यू कहा तो वो बोल पड़ा, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए लैला मैम, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ही तो मुझे समझ में आया कि पसंद करने का मतलब नुकसान पहुंचाना नहीं होता। लैला उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी हेल्प की है, मिलते हैं। कहकर वो अंदर एंट्रेंस की तरफ चली आई। नीचे काउंटर से ही उसे पता चल गया था कि पाहूजा साहब किस फ्लोर पर एडमिट हैं, इसीलिए वो काउंटर से सीधा सेकंड फ्लोर पर चली आई। वहीं गैलरी में ही सुजॉय को बैठा हुआ देखकर वो लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। सुजॉय एकदम से उसे अपने सामने देखकर हैरान होते हुए उठ खड़ा हुआ। लैला, तुम यहाँ? लैला ने पास पहुंचकर उखड़ी हुई सांसों के साथ उसके ठीक सामने आते हुए कहा, हाँ, वो मैंने घर पर कॉल किया था, वहां से मेड ने बताया कि सर की तबीयत। वो कहते कहते रुक सी गई। उसे सुजॉय की आंखों में नमी सी नजर आई। उसने धीरे से हिचकिचाते हुए पूछा, सर कैसे हैं आप? सुजॉय ने खुद को मुश्किल से संभालते हुए कहा, आईसीयू में हैं, बेहोश। डॉक्टर अभी डायग्नोज कर ही रहे हैं। पता नहीं कब से अपने कमरे में बेहोश पड़े हुए थे। लंच भी सही से नहीं किया और फिर किसी को भी कमरे में आने से मना कर रखा था। मैं स्टूडियो से लौटा तो मुझे मेड ने बताया। मैं भागा भागा उनके कमरे में गया तो ये बेहोश पड़े हुए थे। कहते हुए वो दूसरी तरफ घूम गया, यूं जैसे अपने आंसुओं को लगातार जब्त करने की कोशिश कर रहा हो। तब लैला ने आहिस्ता से कहा, आप फिक्र ना करें, सर जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। जब सर मुझसे पहली बार मिले थे उस दिन भी सर की तबीयत काफी खराब थी। फिर मैं ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन तब की और अभी की हालत में फर्क है। अगर सर को खुद में बेचैनी लगने के बाद ऐसा हुआ होता तो वो स्टाफ को जरूर बताते, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो फिर मुझे लगता है कि भगवान जी सब ठीक करेंगे। ये सुनते ही सुजॉय ने कहा, मुझे नहीं पता कि इन हालत में क्या करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे बस इतना ही कहूंगा कि प्लीज भगवान जी से डैड की लंबी जिंदगी की प्रार्थना करना। लैला ने एकदम से बेचैनी से हामी भरते हुए कहा, यह भी कोई कहने की बात है क्या सर? उसकी नजरों ने आसपास देखते हुए कहा, लतिका मैम कहीं दिख नहीं रही हैं। सुजॉय ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, माँ भी शहर से बाहर गई हुई हैं, वरना शायद इन सब की नौबत ही नहीं आती। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स बाहर निकलती दिखी। सुजॉय उसकी तरफ बिजली की तेजी से लपकते हुए पूछने लगा, सिस्टर डैड को होश आया? तेजी से जाती हुई नर्स ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी होश नहीं आया उनको। सुजॉय ने नर्स की कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चलते हुए कहा, वो ठीक तो हो जाएंगे ना सिस्टर? तब नर्स ने कुछ ठिठक कर कहा, अभी डॉक्टर निकलेंगे तो वो ही कुछ बता सकेंगे, आप जाकर बैठ जाइए सर। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। सुजॉय कुछ थके हुए कदमों से वापस वहीं चेयर्स के पास आ बैठा। लैला को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे कैसे तसल्ली दे। इधर डिनर से फ्री होकर नरेन ने सुहासिनी को कॉल लगाया। तो पैकिंग हो गई? नरेन ने कुछ हालचाल पूछने के बाद फिर सवाल किया, लेकिन सुहासिनी ने जो जवाब दिया वो नरेन को चौंकाने के लिए काफी था। मैं बंबई नहीं आ रही हूँ नरेन। व्हाट? ये क्या बकवास हुई? बकवास नहीं, सच्ची में मैंने बंबई आने का प्लान कैंसिल कर दिया है। इस बार नरेन को एकदम से गुस्सा आ गया। उसने एकदम से झुंझुलाते हुए कहा, ये क्या तमाशा है सुहासिनी? तुम कुछ दिनों पहले यहाँ से यहीं बोलकर गई थी ना कि तुम अगले हफ्ते तक विद बैग एंड बैगेज बंबई आ रही हो, और आज इतनी जल्दी तुम्हारा फिर से इरादा बदल गया। सुहासिनी ने उदास लहजे में जवाब दिया, हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूँ, मैं नहीं आ सकती बंबई। लेकिन क्यों सुहासिनी, लेकिन क्यों? कभी तो मुझे लगता है कि लोग तुम्हारे मेरे साथ रिश्ते को मुझसे ज्यादा अच्छे से समझते हैं।
सबको लगता है कि तुम हमारे रिश्ते में उस लेवल तक सीरियस नहीं हो, और अब तो मुझे भी यही लगता है। अरे रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे के पास आने के बहाने ढूंढते हैं। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दूर जाने के नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तुम्हारा जुनून है। नरेन की जहर बुझे तीर जैसी बातें सुनते ही सुहासिनी भी जैसे फट पड़ी। स्टॉप इट नरेन, हर बात तुम्हारे और मेरे रिश्ते की हो ये जरूरी नहीं है। तुम्हें मेरे बम्बई ना आने के पीछे वजह जानना है ना, तो सुनो। आज माँ यानी मिसेस पाहुजा यहाँ आई थी मेरे हॉस्टल, और सीधे लफ्जों में कहा जाए तो उन्होंने मुझे साफ साफ धमकी देकर कहा है कि मैं पाहुजा मैंशन में तो क्या बम्बई भी जाने का ख्वाब छोड़ दूं। क्यों? बम्बई क्या उनकी खरीदी हुई जगह है, या पूरी बम्बई को वही चला रही हैं, जो वो ऐसे किसी के भी आने जाने पर रोक लगा देंगी? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि सिर्फ उनके कहने पर अपना करियर और अपनी जिंदगी दांव पर लगाने चली हो? सुहासिनी खामोशी से उसकी डांट सुनती रही और फिर धीरे से कहा, नहीं नरेन, बात वो नहीं है। उस शहर से पाहुजा फैमिली की इज्जत जुड़ी हुई है, और मेरा वहां जाकर अलग रहकर काम करना उनकी सो कॉल्ड इज्जत पर आंच ला सकता है। लेकिन नरेन जैसे उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। उसने उसी लहजे में कहा, तुमने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़कर कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और अब जब तुम्हें तुम्हारे सपनों को पंख देने का टाइम आया है तो तुम आगे बढ़ने से डर रही हो। लेकिन सुहासिनी पर उसके गैरत दिलाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने धीरे से कहा, नहीं नरेन, मैंने सोच लिया है, मैं बम्बई नहीं आ रही। ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ बम्बई में ही फिल्म इंडस्ट्री है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं बम्बई गई तो मैं न सिर्फ दूसरों के लिए मुसीबत बनी रहूंगी, बल्कि खुद मुझे भी कहीं चैन नहीं मिलेगा। उससे बेहतर है कि मैं कहीं भी चली जाऊं, मगर बम्बई ना जाऊं। मुझे पता है मेरी काबिलियत में दुनिया के किसी भी कोने में रहकर खुद को प्रूव कर सकती हूँ। कहकर उसने नरेन को कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर कॉल रख दिया, जबकि इधर नरेन को अभी सुहासिनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने उसके कॉल काटने के बाद एकदम से गुस्से में रिसीवर बेड पर ही पटक दिया। उधर सुजॉय और लैला को इंतजार करते हुए 2 घंटे बीत चुके थे। इस बीच नर्स और डॉक्टर्स बेहोश पाहुजा साहब को आईसीयू से निकालकर स्ट्रेचर पर लिए अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग जगह लेकर जा रहे थे। सुजॉय ने बीच में उनसे कुछ पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोग इतने बिजी थे कि उसे बस इंतजार करने के लिए कह सके। न जाने क्यों अब सुजॉय का दिल किसी अनजाने डर से परेशान हो उठा था। हालांकि लैला उसके साथ बैठी बराबर से उसे तसल्ली दे जा रही थी, लेकिन उसे चैन ही नहीं मिल रहा था। लैला मन ही मन बस भगवान से पाहुजा साहब के ठीक होने की प्रार्थना किए जा रही थी। तभी टेस्ट के बाद जब उन्हें वापस आईसीयू में भेजा गया, तब जाकर एक डॉक्टर ने सुजॉय के पास आते हुए कहा, हमने ये सारे टेस्ट वगैरह कर लिए हैं। पहली नजर में तो ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही है हमें। डिटेल 1-2 घंटे में एग्जैक्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी उनकी बेहोशी शुगर लेवल एकदम से डाउन होने की वजह से हुई थी। हमने होश में आने के लिए मेडिसिन दे दी है उनको। उम्मीद है कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। अभी डॉक्टर कह ही रहे थे कि तभी अंदर से भागी भागी एक नर्स दरवाजा खोलते ही सीधे डॉक्टर से बोली, सर पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन उनका पल्स डूबता जा रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर तो तेजी से अंदर चला गया, जबकि सुजॉय ये खबर सुनकर जैसे वहीं पर पत्थर की तरह जम गया था। क्या पाहुजा साहब सुहाना की याद में जिंदगी की जंग हार जाएंगे? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।